कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें हम नेक्स्ट? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, लास्ट चैप्टर, पूरा रिवीजन सीरीज खत्म, लास्ट चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अब हम क्या करें पूरा, पहले हमने एडमिशन किया, फिर डेथ किया, रिटायरमेंट किया, अब फर्म ही बंद कर। अगर फर्म बंद हो जाता है तो क्या बैलेंस शीट बनेगी? प्लीज़ ध्यान देना बच्चा, आई डोंट नो हाउ बैलेंस शीट बना के आते हैं। इनफैक्ट बैलेंस शीट तो नहीं बनेगी, इनफैक्ट कैश टैली कर देंगे हम लास्ट में, यानी कैश जितना भी था पे करके सेटल कर देंगे, सब कुछ खत्म कर देंगे। सारे अकाउंट्स हमको बंद करने होते हैं। इस समय हम 3 अकाउंट्स मेजरली बनाते हैं, एक रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और तीसरा कैश अकाउंट। हम क्या अज्यूम करते हैं कि आप जब अपना बिजनेस बंद कर रहे हो तो आप मेरे पास आए, आपने मुझे बोला आप मेरा बिजनेस बंद करके दो, तो मैं आपके कौन से लेजर अकाउंट्स बना रही हूँ? एक तो मैं आपका रियलाइजेशन अकाउंट बनाऊंगी, सारे असेट्स लूंगी उनको बेचूंगी, सारे लाइबिलिटीज लूंगी उनको पे ऑफ करूंगी, बचा जो आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसके बाद पार्टनर्स में देखूंगी किसको कितना कैश आना है, कितना कैश जाना है, वो पे करके फाइनली कैश टैली कर देंगे। याद आ रहा है क्या? पक्का याद आ रहा है? स्टेट बोर्ड में ना इसमें बहुत केसेस है, जब पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है एक, जब 2 पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, जब सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। एक अकेला ऐसा टॉपिक है डिसोल्यूशन जो आपको कम है, आपको ये सब नहीं है, एक पार्टनर इंसॉल्वेंट, सेकंड पार्टनर, थर्ड, आपको बेसिक सब है जहाँ सारे पार्टनर्स हम अज्यूम करें सॉल्वेंट ही है, सॉल्वेंट है यानी केपेबल टू पे ऑल देयर डेट्स। याद आ रहा है क्या? जब भी हम डिसोल्यूशन करते हैं तो सबसे पहले एक्सपेंसेस या लाइबिलिटीज कैसे पे ऑफ होती है। नंबर 1, आपको गवर्नमेंट के टैक्सेस देने होते हैं। आपका बिजनेस बंद हो रहा है, उसमें गवर्नमेंट लॉस बेयर नहीं करेगी, लॉस आपको बेयर करना है। पहले सबसे पहले गवर्नमेंट को टैक्स देना है। इसके बाद सेकंड, हम सारे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करते हैं। क्यों? रियलाइजेशन एक्सपेंस मतलब क्या? आपका बिजनेस मैं बंद करके दे रही हूँ तो मेरी सैलरी विल बी और रियलाइजेशन एक्सपेंस। मेरे को नहीं पे करोगे, अगर मैं करूँगी क्या आपका काम? आपका असेट मैं बेचने जा रही हूँ तो मुझे ट्रक का खर्चा आ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का, बिना वो खर्चा किए क्या मैं बिजनेस बंद कर सकती हूँ? आपकी बिल्डिंग बेचनी है, मैंने एक वैल्यूअर को बुलाया, वो वैल्यू करके दे रहा है ये बिल्डिंग की प्राइस कितनी है, जब तक आप मुझे वो वैल्यूअर को पैसे नहीं दोगे तब तक बिजनेस बंद हो सकता है? नहीं हो सकता। तो सबसे पहले क्या पे करोगे आप? टैक्सेस के बाद रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, याद आ रहा है? इसके बाद सारे सिक्योर्ड लोन्स भी होते हैं, सिक्योर्ड जिसके अगेंस्ट हमने कोई असेट गिरवी रखा हो, मॉर्टगेज किया हो। इसके बाद सारे सिक्योर्ड लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स भी हो सकते हैं, सिक्योर्ड लोन्स भी हो सकते हैं। इसके बाद हम अनसिक्योर्ड लोन्स पे करते हैं, अनसिक्योर्ड जिसके अगेंस्ट कुछ भी लायबिलिटी नहीं थी। लास्ट में अगर कुछ पैसा बचा तो पहले पार्टनर्स लोन एंड उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल। याद आ रहा है क्या? पक्का याद आ रहा है? अभी डिसोल्यूशन का कुछ थ्योरी है आपको। देखो, सबसे पहले मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन। नंबर 1, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। म्यूचुअली एग्री किया आपने कि नहीं यार नहीं बन रहा है, हम बिजनेस बंद कर देते हैं। बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट आप पूरा का पूरा फॉर्म डिसॉल्व करो। प्रोसीजर सबका सेम है बट हम रीजंस कोट करें कि क्यों क्यों डिसोल्यूशन हो सकता है। तो नंबर 1, म्यूचुअली हम साथ में बैठ के डिसाइड करें नहीं जम रहा है, हमारी अपनी अपनी इंटरेस्ट फील्ड है, हमको दूसरे बिजनेस में जाना है। मोस्ट पार्टनरशिप म्यूचुअल एग्रीमेंट से ही बंद हो जाती है। हम बोलते हैं म्यूचुअल है, एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट्स हुए रहते हैं, फिर हम बोलते हैं कि हम म्यूचुअली सेटल करें, हमको आगे कंटिन्यू नहीं करना है। जैसे कि मेरे 2 फ्रेंड्स ने बिजनेस स्टार्ट किया, पार्टनरशिप करे कुछ ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, उसमें से एक मतलब ये पार्शली करे, उसमें से एक जॉब पे जा रहा है और साइड बाय साइड ग्राफिक डिज़ाइनिंग में फोकस कर रहा है, दूसरा टोटली ग्राफिक डिज़ाइनिंग में फोकस कर रहा है। तो दूसरे वाले को क्या लग रहा है कि ये पहले वाला जॉब की भी कमाई खा रहा है, यहाँ से भी आधा शेयर प्रॉफिट डाल रहा है, मेन काम तो मैं कर रहा हूँ, कोड्स तो मेरे हैं, वो से ऊपर ऊपर का लेआउट बना रहा है, तो झगड़े हो गए। तो कौन सा डिसोल्यूशन? म्यूचुअली एग्री करके डिसोल्यूशन कर दिया, बंद। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है आपका कंपलसरी डिसोल्यूशन। जब कोई एक पार्टनर या जब सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाते हैं ना, तो आपको कंपलसरी डिसॉल्व करना ही है। अब इंसॉल्वेंट हो मतलब आपने हाथ खड़े किया, दिवाला निकाला, फिर कैसे बिजनेस करो? फिर आपको बिजनेस बंद ही करना पड़ता है, कंटिन्यू। नेक्स्ट है आपके इसमें बाय नोटिस। अगर पार्टनरशिप एट विल है, देखो क्या लिखा है, इन केस पार्टनरशिप इज एट विल
The firm may be dissolved by any partner giving notice in writing to all other partners about his intention to dissolve the firm. कोई भी एक पार्टनर ने बोल रहा है मुझे अभी कंटिन्यू नहीं करना, पार्टनरशिप एट बोले बंद कर दो. समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट है आपके इसमें जो कोर्ट बोलता है. अच्छा, ये ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, जैसे कि मैंने और स्वयं ने साथ में मिलकर पार्टनरशिप की थी दिवाली में पटाखे बेचने की. दिवाली खत्म, पार्टनरशिप खत्म. रितेश और मिष्टी ने साथ में पार्टनरशिप की थी एक रोड बनाने की. टोल्स मोस्टली ऐसे ही बनते हैं, टोल रोड जो भी होता है पार्टनरशिप में बनते हैं, जॉइंट वेंचर में बनते हैं, जेवी में बनते हैं. टोल रोड बन गया, पार्टनरशिप खत्म. ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टन इवेंट, जैसे अभी कोविड के टाइम पे 2 लोग साथ में आए कि हमको वैक्सीन्स बनानी है, हमको कोविड के ऊपर रिसर्च करना है. ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टन इवेंट हो गया, वैक्सीन्स बन गई, पार्टनरशिप एंड. एंड लास्ट है कोर्ट. कोर्ट आपको कब कंपलसरी बोलेगा बंद करो अपनी दुकान, चलो बहुत हो गया, या आप इलीगल काम कर रहे हो. इसमें देखो क्या क्या है. अ पार्टनर बिकम्स अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. अनसाउंड माइंड उस दिन भी बोला, ऐसे पागल नहीं बोलते, क्या बोलते हैं अनसाउंड माइंड यानी मेंटली वो इल है, उसको बातें समझ में नहीं आ रही है, स्पेशली एबल्ड है. अगर ऐसा कुछ है तो हम क्या करेंगे, स्पेशली एबल्ड हो गया है सडनली, जब किया था तब तो साउंड माइंड का था ना, तो ऐसा कुछ हुआ तो हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा बिजनेस बंद करेंगे. पूरा क्यों, उसको निकाल 2 ही जन है, पार्टनरशिप तो बंद करना पड़ेगा. अगर 3 लोग हैं तो निकाल सकते हैं. अगर आपके एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि एक आधा जन को अगर निकलना है तो निकल सकता है, बट बिजनेस कंटिन्यू रहेगा तो कंटिन्यू रहना दो. बट आपके डीड में ऐसा नहीं लिखा हुआ है, तो बंद करना पड़ता है. एक निकला तो बंद, तो उसको बंद ही रिटायरमेंट दे दी तो अरे क्या, रिटायरमेंट का कुछ फोर्स रिटायरमेंट नहीं होती. फिर भी अगर फोर्स उसने खुद दिया तो रिटायरमेंट कैसे होती है पता है? कैसे? डेथ से. याद है क्या? डेथ इज कंपल्सरी रिटायरमेंट. चलो जाने दो नेक्स्ट. अ पार्टनर बिकम्स परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज एज अ पार्टनर. मतलब मैं हाथ कट गया, पैर कट गया, ब्लाइंड हो गए परमानेंटली. आप अभी देख रहे हो आजकल लोगों को इतना फास्ट पैरालिसिस का अटैक आ रहा है, वन साइड पूरा रुक जा रहा है लोगों का. अगर ऐसा कुछ हो गया तो बिजनेस कैसे करेगा? तो आपको पूरे बिजनेस को डिसॉल्व करना पड़ता है. नेक्स्ट है आपके इसमें अ पार्टनर इज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट व्हिच इज लाइकली टू एडवर्सली अफेक्ट द बिजनेस ऑफ द फर्म. अभी इसका मतलब क्या है? मैं रितेश स्वयं पार्टनरशिप में थे, मैंने फ्रॉड किया तो आपको पूरा बिजनेस चलो मैंने फ्रॉड किया तो हमको क्या करना है, बिजनेस पूरा का पूरा बंद करना है. समझ में आ रहा है? एंड लास्ट अच्छा 2 और है. पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज ब्रीच्ड परसिस्टेंटली बाय पार्टनर्स और ऑल पार्टनर्स. मतलब क्या ब्रीच्ड मतलब? थोड़ा है. हाँ, जब आप एग्रीमेंट फॉलो नहीं करते हो उसको हम बोलते हैं आप एग्रीमेंट ब्रीच कर रहे हो, कंडीशंस फॉलो नहीं कर रहे हो, आप एग्रीमेंट ब्रीच करो तो भी हम आपको बोलेंगे चलो बंद करो. एंड लास्ट है आपका कोर्ट फाइंड्स डिसोल्यूशन जस्टिफाइड. जैसे कि क्या, हम तीनों पार्टनरशिप कर रहे थे, बहुत सालों से कर रहे थे, पर हम गुटखा बेच रहे थे. अभी महाराष्ट्र में गुटखा क्या हो गया, बैन हो गया. कोर्ट बोलेगी बंद करो अपना बिजनेस. या बहुत बार ऐसे होता है, हाँ बहुत बार ऐसे होता है कि पर्सन खराब होता है, एक पार्टनर आपका खराब है तो आपको कोर्ट बोलेगी बंद करो, ऐसे बंदे के साथ बिजनेस मत करो, आपका बिजनेस फटाफट बंद करो. समझ में आ रहा है? तो कन्विक्टेड बाय कोर्ट. ये 4-5 चीज़ें मेरे को लगता है अगर 1 मार्क और ऑब्जेक्टिव में आने के चांसेस है, बाकी नहीं. चलो अभी डिसोल्यूशन का मेन हम स्टार्ट कर रहे हैं. सबसे पहले एंट्रीज हम कर रहे हैं, साथ साथ में करते जाओगे तो समझ में आएगा. सबसे पहले क्या होता है, आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ रहता है? बैलेंस शीट. क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ रहता है? बैलेंस शीट दी हुई रहती है और एडजस्टमेंट. तो बैलेंस शीट की पोस्टिंग कैसे स्टार्ट होती है? अगर सपोज मैं लाइबिलिटी साइड से स्टार्ट कर रही हूँ तो लाइबिलिटी में कैपिटल होता है, कैपिटल को तो हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं. इसके बाद लाइबिलिटी साइड में अदर जनरल रिजर्व होता है, जनरल रिजर्व हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, रिजर्व फंड हो गया. ये क्या है? अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स. इसको हम किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? ओल्ड न्यू नहीं होते इसमें, जो भी पार्टनर्स है उसमें रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो एंट्री बताओगे क्या होगा? जनरल रिजर्व या जो भी रिजर्व है 2A 2B. क्यों ऐसे?
रिजर्व मेरा क्रेडिट बैलेंस दिख रहा था, अब उसको डिस्ट्रीब्यूट करे तो डेबिट हो जाएगा, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, पार्टनर को मिल रहा है, उनका कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा है। तो अगर आप वो भी लिख रहे हो कि ये क्या है, किसकी एंट्री है, तो आप लिखोगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। पार्टनर दो ही है ना? टू पार्टनर्स कैपिटल लिखो ना। ये हो गया। इसके बाद हम सारी लाइबिलिटीज कहाँ शिफ्ट कर देंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में। लाइबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। क्रेडिट को किसी को देना है तो क्या करना है? डेबिट। तो एंट्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। एक इसका मैंने शॉर्टकट बताया था, अगर आप लोगों को हल्का हल्का याद है तो। मैंने क्या बताया था? रियलाइजेशन में असेट्स आते डेबिट में, पर जब हम उनको बेचते हैं, पे ऑफ करते हैं, मतलब असेट्स में से पैसे आते जाएंगे तो वो क्रेडिट होता जाएगा। जैसे असेट्स रियलाइज होते हैं, असेट्स रियलाइजेशन में क्रेडिट होता है। लाइबिलिटीज उल्टा, लाइबिलिटीज जब आती है तब क्रेडिट होती है, पे ऑफ होती है तो डेबिट होती है। याद आ रहा है क्या? नेक्स्ट आपने बाकी सारी लाइबिलिटीज रियलाइजेशन में शिफ्ट की है, उसकी एंट्री हो गई। क्या है ये एंट्री? लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन। Transferring other liabilities to realization. Other liabilities could be loan, could be creditors, could be outstanding expenses, जो भी। नेक्स्ट इसके बाद हम असेट साइड में जा रहे हैं। कैश छोड़ के, एक्सेप्ट कैश, सारे असेट्स आप कहाँ ट्रांसफर कर दोगे? रियलाइजेशन में। बच्चों को डाउट कहाँ आता है? एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में अगर बैलेंस शीट में ऑलरेडी गुडविल था तो हम उसको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। डिसोल्यूशन अकेला ऐसा चैप्टर है जहाँ ऐसा नहीं होता है। गुडविल होगा तो उसको भी हम बाकी सारे असेट्स जैसे ट्रीट करते हैं और रियलाइजेशन में डालते हैं। तो एंट्री क्या होगी बता सकते हो? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। क्यों उल्टा लिख रहे थे? असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, उसको हम बंद कर रहे हैं, इसीलिए हम क्रेडिट कर रहे हैं। तो गुडविल को भी असेट्स के साथ, हाँ, बाकी सारे असेट्स के साथ ही गुडविल को हम ट्रीट करेंगे। लिख दो हेडलाइन, इन डिसोल्यूशन गुडविल इज ट्रीटेड लाइक ऑल अदर असेट्स। नेक्स्ट अभी एक चीज मेरी लाइबिलिटी साइड में रह गई। अगर पार्टनर का लोन अकाउंट होगा ना, अगर पार्टनर का लोन अकाउंट होगा तो हम सेपरेटली लोन अकाउंट बनाते हैं पीछे अलग से, इसको बाय बैलेंस ब्रॉट। बट अगर यही उसकी वाइफ्स लोन रहेगा तो हम बाकी सारी लाइबिलिटीज में उसको ट्रीट करते हैं। पार्टनर का खुद का लोन होगा तो हम उसका सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, बट पार्टनर की वाइफ का लोन है तो फिर हम उसको बाकी सारी लाइबिलिटीज की तरह ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट असेट्स ट्रांसफर हो गया। कभी कभी असेट्स में ना आपको नीचे दिखता है एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस। ये सब क्या है? अक्यूमुलेटेड लॉस है जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, तो हम अभी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एंट्री डेबिट है तो उसको पार्टनर्स टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अक्यूमुलेटेड लॉस, यानी आप लिखोगे टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ताकि याद आए। कैश बैंक का हम सेपरेट अकाउंट बताते हैं। हाँ, हमने लास्ट मोमेंट पे ना एक चेंज पढ़ा था डिसोल्यूशन में, याद होगा तो पीछे से। हाँ वो एसेट्स कुछ तो वैसे नॉर्मली अब तक हम क्या करते आ रहे थे, जितने असेट्स उन्होंने मुझे क्वेश्चन में दिया है और उसके बारे में एडजस्टमेंट में बात किया है कि ये असेट्स रियलाइज हो गए, हम सिर्फ वही असेट्स रियलाइज करते थे। बट इस ईयर सीबीएसई पैटर्न ने चेंज लाया। उसने क्या बोला है, जो असेट अलग से नीचे नहीं दिख रहा है ना रियलाइज हुआ है, उसको भी आपको बुक वैल्यू पे रियलाइज करना है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे पास दो असेट थे, डेटर और बिल्डिंग। डेटर दिख रहा था 50,000, बिल्डिंग दिख रही थी 1 लाख। नीचे एडजस्टमेंट में दिया है डेटर्स रियलाइज 45,000।
बस बिल्डिंग के बारे में कोई बात नहीं की हुई है। तो मैं डेटर्स की तो 45,000 की एंट्री पास करूंगी कि कैश बिजनेस में अंदर आया, प्लस भले ही नहीं दिया हो फिर भी मैं बिल्डिंग की भी एंट्री पास करूंगी। सिर्फ टैंजिबल असेट्स, तो बिल्डिंग इज माय टैंजिबल असेट्स, तो मैं बिल्डिंग की भी एंट्री पास करूंगी कि ये भी मेरे को पैसे आए। कितने से पर अभी अलग से कुछ नहीं दिया है, तो जो बैलेंस शीट में वैल्यू थी है 1 लाख। तो गुडविल में कुछ नहीं करना। नहीं। क्या लॉजिक है इसके पीछे? टैंजिबल असेट्स जो आप सी टच फील कर सकते हो, बिकेंगे तो सही ना, कोई भी प्राइस है बिकेंगे तो सही ना, तो इसीलिए हम लोग टैंजिबल असेट्स भी सारे रियलाइज करते हैं। तो सबसे पहले असेट्स रियलाइज करते हैं। अब तक तो आपने मेरे को सारे असेट्स दिए, अब मैं वो असेट्स बेचने जा रही हूँ। असेट्स बेचूंगी तो कैश बिजनेस में अंदर आएगा, तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन टू असेट होता है वैसे तो, बट अब असेट पड़ा कहाँ है? रियलाइजेशन में, इसलिए हम करें असेट कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। समझ रहा है? एम आई गोइंग फास्ट? थोड़ा फास्ट जाऊँ? नहीं ये स्पीड से जाऊँ, ओके। असेट्स रियलाइज हो गए सबके। अब जितने भी असेट्स हमने बेचे उन पैसों से हम क्या पे करेंगे? लाइबिलिटीज पे करेंगे। एंट्री वैसे नॉर्मली देखो, अगर थोड़ा मैं समझाऊं जिसको याद नहीं आता होगा, तो मैंने नॉर्मली मशीनरी बेची 11th स्टैंडर्ड की जर्नल एंट्रीज बेसिक, आपने मशीनरी बेची तो एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। अब मशीनरी वो कहाँ पड़ी है? रियलाइजेशन में, इसीलिए हम कर रहे हैं कैश टू रियलाइजेशन। कैश टू मशीनरी का लॉजिक क्या था? कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसे बिजनेस में अंदर आ रहे हैं, टू मशीनरी क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मशीनरी बिजनेस से बाहर जा रही है। वही लॉजिक से अब क्योंकि मशीनरी रियलाइजेशन में पड़ी है इसलिए मैं कैश टू रियलाइजेशन करूँ। सेम लॉजिक से अगर आप 11th स्टैंडर्ड की एंट्री में क्रेडिटर्स को पे कर रहे हो तो एंट्री क्या होगी? क्रेडिटर्स टू कैश, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर टू कैश, क्रेडिट व्हाट गोज अप। अब क्रेडिटर्स पड़े कहाँ है? रियलाइजेशन में, तो एंट्री रियलाइजेशन टू कैश, तो लाइबिलिटीज पे करने की एंट्री रियलाइजेशन टू कैश। अभी अगर असेट हमने बेचा नहीं बट वो असेट किसी पार्टनर ने ले लिया तो एंट्री, अगर असेट हमने बेचा नहीं है यानी कैश में नहीं बेचा है बट किसी पार्टनर को दे दिया, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर टू रियलाइजेशन। टू रियलाइजेशन क्यों? क्योंकि सारे असेट्स कहाँ पड़े हुए हैं? रियलाइजेशन। एम आई राइट? assets taken over by partner. पार्टनर ने लाइबिलिटी ली तो रियलाइजेशन टू पार्टनर, क्रेडिट द गिवर, अब वो पैसे देगा। वन आवर डन ऑलमोस्ट। टेस्ट वाले लोग क्यों एक्स्ट्रा नॉलेज दिखानी है? जितना आता है पहले वो तो खत्म करो, फिर टाइम बचे तो लिखो ना, लिखो ना एक्सप्लेन नहीं करना। चलो बढ़ो आगे। नेक्स्ट देखो क्या है हमारा? अनरिकॉर्डेड असेट सोल्ड। अनरिकॉर्डेड असेट यानी वो असेट मैंने दिखाया नहीं था, बट जब मैं पूरा बिजनेस बंद कर रही थी तो मुझे पता चला ओ हाँ ये भी है। एक बंदा है उसके पास इतने पैसे इतने अपने आजू बाजू इतने पैसे इतने पैसे वो बंदे के पास कि उसको दिवाली की सफाई में पता चला ओ एक पोता पैसा ये भी है, वो भूल गया था वो पैसे। ऐसा अमीर बनना है नहीं 500 भी नोट नहीं निकले, असली नोट्स निकले। देखो कैसे लोग हैं। चलो क्या एंट्री होगी? क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ये कैसे होता है? जैसे अभी एक आधा कोई असेट ले लिया, टेबल वेबल या चेयर लेते जा रहे रिकॉर्ड करना रह जाता है कभी कभी, बट वो बिकी तो सही, तो कैश टू रियलाइजेशन। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पेड
रियलाइजेशन टू कैश, कैसे क्या? क्रेडिट बैलेंस हाँ, और कैश बिजनेस से बाहर जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोस अप। दो मेन हेडलाइंस लिखा रही हूँ, लिखो। 200 ओके, लेट मी चेक, हैव आई कंप्लीटेड एवरीथिंग? ओके ओके, दो मेन हेडलाइंस। हेडलाइन नंबर 1, इवन इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। इवन इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, उसके फ्लो चार्ट में 2 पार्ट्स। ये हेडलाइन 1 नहीं है, 2 नहीं है। इवन इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, फ्लो चार्ट के 2 पार्ट्स। पे ऑल द लाइबिलिटीज बिफोर टैलिंग, बिफोर टैलिंग, टैलिंग, प्ले वर्ड, पे ऑल लाइबिलिटीज। और सेकंड, before tallying, check if all tangible assets are realized. Check if all tangible assets are realized. Easy है, easy है। Unrecorded asset, पार्टनर ने लिया तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स पार्टनर ने ले तो पार्टनर्स टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर टू रियलाइजेशन। करो ना एंट्री प्लीज। किया ना? नीचे ये हमने अनरिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइज किया। नहीं, अनरिकॉर्डेड एसेट पार्टनर को एसेट्स कहा टेकन दिया। बाय पार्टनर्स किया ना? पार्टनर्स अनरिकॉर्डेड एसेट टेकन बाय, करो एंट्री। बाद में बोलोगे दीदी ने ये नहीं सिखाया। कुछ बाहर में बोलिए। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर, एंट्री रियलाइजेशन टू पार्टनर। अब हमारे सबसे डेंजर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे। डेंजर था क्या? कितना मस्त था। चलो, रियलाइजेशन एक्सपेंस कैश में पे किया तो एंट्री रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। नहीं, रियलाइजेशन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ये किसने गुन्ने से किया था ना अभी के डिसोल्यूशन में, प्रीलिम्स का जो मैंने पेपर देखा आपका, उसमें वो पूरा बैंक- उल्टा उल्टा। नहीं। अभी एंट्री सही बस की उसने, हाँ। उसको लिखना है बाय बैंक, तो उसने वहाँ लिखा है बाय वो असेट का नाम। टीचर ने पूरा रॉन्ग दिया, देना भी मैंने चाहिए। बाय एसेट रियलाइज लिखा और सारे एसेट्स के नाम। हाँ, जबकि आपको लिखना था बाय बैंक और ब्रैकेट में लिखना था असेट्स रियलाइज्ड। याद आ रहा है कौन सी एंट्री? रियलाइजेशन टू कैश, ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अभी नेक्स्ट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोर्न बाय फर्म पेड बाय पार्टनर। कभी आते ही नहीं। आया था ना जो आप लोगों ने मेरे को बोला, वो कैश मार्क्स वाला जैसा आया था। सिर्फ रियलाइजेशन एक्सपेंस की एंट्रीज बस। रियलाइजेशन एक्सपेंस बोर्न बाय फर्म पेड बाय पार्टनर। बोर्न बाय फर्म पेड बाय पार्टनर मतलब खर्चा किसका था? फर्म का था, बट फिलहाल हमारे बिहाफ पे किसने पे किया है? पार्टनर ने पे किया। तो क्या आप मुझे एंट्री बता सकते हो? रियलाइजेशन टू पार्टनर्स। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि रियलाइजेशन में तो एक्सपेंस बुक होना चाहिए। टू कैश के जगह हो जाएगा टू पार्टनर। इजी है। अभी देखो क्या है, मैंने ना बाहर के किसी को डिसोल्यूशन करने के लिए अपॉइंट नहीं करके मैंने अपने ही एक पार्टनर को बोला है कि आप डिसोल्यूशन करना, और जितने भी खर्चे होंगे वो आप देख के लेना। हम आपको फिक्स 10,000 सैलरी देंगे ये पूरा खर्चा करने के लिए। हम आपको सिर्फ क्या देंगे? फिक्स 10,000 रुपीज़ की सैलरी देंगे, बाकी डिसोल्यूशन एक्सपेंस जो भी होगा वो आप खुद देख के लेना। तो अब जो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हुए वो फर्म के लिए किधर आएगा क्या? बट जो पार्टनर को सैलरी दी
वो तो आएगा। जो पार्टनर को सैलरी थी वो हमारा पूरा डिसोल्यूशन एक्सपेंस बन गया। तो एंट्री रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। इसको ऊपर क्या लिखो? इसके ऊपर आप लिखो व्हेन फर्म पेज फिक्स्ड अमाउंट टू पार्टनर as salary and dissolution expenses will be borne by partner himself. And dissolution expenses will be borne by partner himself. तो हम सिर्फ कौन सी एक एंट्री पास करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में हम एक्सपेंस दिखा रहे हैं टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है। अब इसके बाद 10,000 में से 2,000 के डिसोल्यूशन एक्सपेंस उसने पे किया, इसकी एंट्री हमारे बुक्स में आएगी क्या? नहीं आएगी। क्यों आएगी? उसका खर्चा है, वो जाके देख के। अभी इसके ही अंदर केस 2 किसका खर्चा था? वो 2,000 उसका पार्टनर का खर्चा था। मैंने उसको सीधा सा 10,000 सैलरी दे दी, वो 2,000 उसका पर्सनल खर्चा था। बट फिलहाल उसने बोला फर्म को भी तुम भर दो, मैं देखता हूँ। मतलब डिसोल्यूशन एक्सपेंस बोर्न बाय पार्टनर पेड बाय फर्म। वर्ड समझ में आ रहा है क्या बात करूँ? डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस बोर्न बाय पार्टनर पेड बाय फर्म। तो अब फर्म ने पार्टनर के बिहाफ पे पैसे दिए, यानी मैं बोलूँ हम अज्यूम करेंगे कि हम फर्म ने पार्टनर को ही पैसे दिए। तो पार्टनर को अगर कोई रियलाइजेशन कर रहा है तो आप होपलेस हो। आप 2 बार एक्सपेंस रिकॉर्ड करो, एक तो 10,000 की सैलरी और ये 2,000। ये 2,000 मेरे बिजनेस का खर्चा है क्या? ये किसका खर्चा है? पार्टनर का, जो मैं पार्टनर के बिहाफ पे फिलहाल पे कर रही हूँ। तो एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट द रिसीवर टू कैश। नहीं समझा। फर्म ने क्या बोला पार्टनर को कि हम आपको सीधा 10,000 सैलरी देंगे। इसके बाद रियलाइजेशन का जो भी खर्चा है वो आपका, हम बंधे हुए नहीं है। पार्टनर ने एग्री किया, फर्म ने पार्टनर को 10,000 सैलरी देने का फिक्स किया। तो वो 10,000 अभी फर्म का खर्चा है, वो 10,000 बिजनेस का खर्चा है। तो बिजनेस अपने रियलाइजेशन अकाउंट में खर्चा बुक करेगी 10,000 का। एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स। और 10,000 में जो उसको जितना भी मिला उसमें से उसको सपोज फॉर एन एग्जांपल 2,000 का एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस आया। फिलहाल वो था नहीं, या कहीं बाहर था, या कोई भी रीजन से उसने बोला फिलहाल फर्म आप भर दो। है अभी ये लाइबिलिटी किसकी है? पार्टनर की। बट पार्टनर बोल रहा है फिलहाल मेरे बिहाफ पे आप भर दो। तो अब मैं अगर गलती से दिखाऊं वरी से रियलाइजेशन टू कैश, तो मैंने टोटल 12,000 के एक्सपेंस बुक कर दिए। मेरे 12,000 के एक्सपेंस है क्या? फर्म के सिर्फ कितने के एक्सपेंस है? 10,000 के। वो 2,000 किसका खर्चा है? पार्टनर का खर्चा है। अगर मैं पार्टनर के बिहाफ पे कुछ खर्चा कर रही हूँ तो मैं एज गुड एज बोलूँ मैं पार्टनर को पैसे दिए। समझ में आ रहा है? तो हम एंट्री क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल टू कैश। जैसे अगर आपको याद होगा हम 11th स्टैंडर्ड में एंट्री करते थे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। तो ये खर्चा किसका था? ओनर का, जो हम ओनर के बिहाफ पे कर रहे थे। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हम ड्राइंग्स दिखा रहे थे, बिजनेस के एक्सपेंस में नहीं दिखा रहे थे। दीदी मैं 11th किया ही नहीं है। ये बोला मैं ज्यादा कंफ्यूज, सच्ची बता रहा हूं। अब मत सुनो 11th का कुछ भी। ड्राइंग बहुत दिनों के बाद सुना। सुनो ये मुझे डाउट है, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन क्यों नहीं होता? किसमें? ये एंट्री बाय में। पार्टनर पेड बाय फर्म। अगर मैं पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन लिखूं तो रियलाइजेशन में 2,000 का गेन बुक हो रहा है। गेन है क्या मेरा? गेन नहीं है, लेकिन कैश पार्टनर्स business से गया कैपिटल वो। से हटा लेना। कैश गया वो कौन दिखाएगा? कैश तो गया ना मेरे अकाउंट से 2,000। रियलाइजेशन में कौन सा आएगा? जो बिजनेस का खर्चा है या बिजनेस की इनकम या बिजनेस का एसेट है या बिजनेस की लायबिलिटी। ये तो बिजनेस का है ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या? इट इज़ वेरी सिंपल। कल को मैंने आप सबसे फीस मांगी 10-10 हज़ार, ठीक है? रितेश के पास फिलहाल थे नहीं। रितेश ने स्वयं बोला तू मेरे भर दे, मैं तेरे को देता हूँ। समझ में आ रहा है? तो स्वयं ने टोटल मेरे को कितनी फीस पे की? 20,000 हो 20,000। सकता है कभी, मेरे पास पैसे नहीं हो। स्वयं ने टोटल कितनी
फीस पे की 20,000। स्वयं बाहर जा रहा था, उसको कोई मिला, बोला ये केटी क्लासेस की कितनी है फीस। स्वयं अगर 20,000 बोलेगा तो चमाटी खाएगा। उससे 2 जनों की भरी है ना, फीस तो 10,000 है, उसने 2 जनों की भरी है। समझ में आ रहा है? तो स्वयं अपने बुक में अगर बना रहा है पीएनएल तो उसका एक्सपेंसिव कितना है? 10,000। बाकी 10,000 तो उसने रितेश के भी हाफ पे पे तो किया। एसेट है। रितेश के भी हाफ पे पे किया, आपके जैसे और बाद में आपको देखा। और रितेश के लिए Liability लाइबिलिटी है। बैड डेट। इसलिए हंसा मैं, चलो नेक्स्ट, इसलिए हंसा, गंडा है तेरे को। चलो नेक्स्ट। When firm agrees to pay commission as well as resolution expense, firm ने बोला आपको सैलरी भी देंगे हम, यानी हम आपको रेम्यूनरेशन भी देंगे, एक यानी बार please सुनो। फर्म पागल कैसे है? कैसे ये क्यों? नॉर्मल लाइफ में होता है। देखो क्या है, हम 6 जने या हम 8 जने पार्टनरशिप में थे, ठीक है? आप 7 जन आराम कर रहे हो, मैं पूरा डिसोल्यूशन का काम कर रही हूँ, मैं जाके एसेट बेच रही हूँ, मैं जाके लाइबिलिटीज पे ऑफ कर रही हूँ, मैं जाके घर घर पूछ रही हूँ चाहिए क्या चाहिए, घर घर है ना, बिजनेस में जाके पुरानी मशीनरी है, भंगार वाले को मैं ढूंढ रही हूँ, सब मैं कर रही हूँ। मेरे को उसका एक्स्ट्रा सैलरी तो मिलना चाहिए ना। प्लस आप बोलोगे सैलरी ले पर ये पॉकेट में से खर्चा कर, मैं काय को करूँ? फिर तुम देख के लो। तो लॉजिकली तो क्या होता है, यही होता है। अगर सैलरी ज्यादा दे रहे हैं हम तो हम बोलेंगे कि डिसोल्यूशन एक्सपेंस आप बेयर करो, बट हम सैलरी अगर नॉर्मल दे रहे हैं, जितनी बनती है उतनी दे रहे हैं, तो फिर ये एक्सपेंस किसका खर्चा है? फर्म का खर्चा है। तो अब मैं बोलूँ रियलाइजेशन में टोटल 12,000 बुक होगा। एक तो सैलरी और दूसरा ऊपर से एक्सपेंस। तो एंट्री बताओ कि क्या होगी? रियलाइजेशन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 12,000, टू पार्टनर्स कैपिटल 10,000, टू कैश 2,000। अगर फर्म कैश में वो एक्सपेंस पे कर रहा है तो नहीं समझा? समझो। अरे इसके ऊपर क्या लिखा? हाँ, इसके ऊपर क्या लिखूं? When firm pays remuneration as well as bears dissolution expenses. When firm pays remuneration as well as bears dissolution expenses. डाउट है किसी को कोई? प्लीज पूछो। अभी सुनो क्या हो गया। फर्म को मुझे सैलरी देनी है 10,000 की। फर्म को मुझे सैलरी देनी है। हाँ, फर्म को मुझे सैलरी देनी है 10,000 की, प्लस फर्म को डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस बेयर करने थे 2,000 के। ये समझ में आ रहा है क्या बात कर रही हूँ? बट फर्म ने बोला हाली तू कर दे, हम तेरे को देते। तो फर्म के अकाउंट से कैश नहीं गया, मतलब मैं बोलूँ मैंने फर्म के लिए पे किया, तो टोटल मुझे अभी फर्म से 12,000 लेने हैं। तो एंट्री रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल सीधा 12,000। हाँ, मैंने पहले वही पास की थी। पहले मैं वैसे नहीं थी ना, पहले हमने क्या बोला कि सैलरी देनी बनती है और एक्सपेंस फर्म नहीं पे किया, तो हमने वो कैश से एंट्री पास की थी। टू पार्टनर्स कैपिटल टू कैश। कोई डाउट जा रहा है? इसका दिखना क्या है? When realization expenses is owned by firm but paid by partner. बढ़ू आगे? और है ना? हाँ, एक लास्ट है। अभी एक लास्ट देखो क्या है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भरने थे ए को, बेयर कौन करने वाला था? ए, बट उसके बिहाफ पे फिलहाल बी ने भरे। अब एंट्री क्या होगी? कुछ नहीं। एंट्री तो होगी ना, क्यों? उनका अपना है ना। उनका अपना है, बट ये सब मेंटेन तो मैं कर रही हूँ ना। उन्होंने मेरे को बोला आप हमको फाइनल बताओ किसको देने हैं या किसको लेने। पार्टनर्स टू पार्टनर्स होगा। पार्टनर टू पार्टनर, बट क्या ए टू बी या बी टू ए? A to B। ए टू बी होगा। बेयर किसको करने थे? ए को। भरा किसने? बी ने। तो बी ने भरा तो अब हम बी को देंगे, बी से लेंगे, ए के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे और बी को देंगे। पहली बार सही हो गया। वापस समझा नहीं समझा? देखो मैडम कैसा है, कैपिटल अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। ये एक्सपेंस किसको बेयर करना था? ए को। तो ए के अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि उसका कैपिटल बैलेंस कम हो जाएगा। और उसके बिहाफ पे भरा गलती से किसने? बी ने। तो बी के अकाउंट में मुझे अभी पैसे डालने पड़ेंगे और उसको और क्रेडिट करना पड़ेगा। तो एंट्री ए अकाउंट डेबिट टू बी।
Realization expense borne by A, पेड बाय बी। इजी है? कुछ ऐसा जो नहीं समझ में आ रहा हो प्लीज पूछो। अभी टैली का प्रोसेस देखो कैसे होता है ये सब करने। अच्छा एक बच्चों को डाउट आता है बैलेंस शीट में एसेट्स दिख रहा है 1 लाख को, नीचे लिखा है एसेट्स रियलाइज्ड 80,000, लॉस क्यों है? तो लॉस तो लॉस ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिक बुक हो जाता है, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपने यहाँ एसेट दिखाया 1 लाख, यहाँ पे अपनी लाइबिलिटी क्यों हंस रही है? आपने यहाँ एसेट दिखाया 1 लाख, यहाँ पे आपने लाइबिलिटी दिखाई 80,000, ऑटोमेटिक 2,000 बुक हो गया। समझ में आ रहा है? एक लाइबिलिटी पे करनी थी 1 लाख की, सामने वाले ने बोला चल ठीक है तेरी ना मेरी 60,000 दे। क्यों? क्योंकि देखो डाउटफुल होता है, बिजनेस बंद हो रहा है, कल को हाथ खड़े कर दिए तो जितना निकल रहा है फिलहाल निकालने दो। तो मेरी लाइबिलिटी दिख रही थी 1 लाख की, पे हुआ 60, तो 40 का ऑटोमेटिक मेरा गेन बुक हो गया। तो आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। टैली का प्रोसेस समझा रही हूँ कैसे होता है। सबसे पहले हम क्या टैली करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, प्रॉफिट या लॉस किस में शिफ्ट करते हैं, पार्टनर्स में। प्रॉफिट होगा तो रियलाइजेशन में डेबिट होता है, ऑपोजिट इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट होता है। लॉस होगा तो रियलाइजेशन में क्रेडिट होता है, ऑपोजिट इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट होता है। ये ध्यान देना। इसके बाद सेकंड, अगर पार्टनर्स लोन अकाउंट होगा और क्लियर बोला है कि ये लोन कैश में पे किया है तो आप पे कर देना। अगर नहीं बोला है तो आप उसको पार्टनर्स कैपिटल में शिफ्ट करना। तो एंट्री क्या होगी? पहले अगर लोन कैश में पे करेंगे तो एंट्री पार्टनर्स लोन टू कैश। अगर कैश में नहीं पे कर रहे तो उसके कैपिटल में शिफ्ट कर रहे तो पार्टनर्स लोन टू पार्टनर्स कैपिटल। ये लिखो तो ऊपर का हेडिंग मतलब हेडिंग पार्टनर्स लोन सेटलमेंट। सब आप ही बताओ, सिर्फ बोल रहे ना दीदी लिख के दो। हेडिंग तो सोचो ना। वो एक्यूरेट आप बताओगे ना। हम तो लिखेंगे पार्टनर्स लोन लोन, मैं तो कुछ भी लिख दूं। अरे हम तो लिखेंगे लोन नहीं दिया, हाँ लोन दे रहे हैं हम। लेकिन हम देंगे नहीं ना, इसलिए हम वैसे लिखेंगे। पॉलिटिक्स, एंट्री बिजनेस, दिस इज बिजनेस। चलो क्या है एंट्री, पार्टनर्स लोन। पार्टनर्स लोन टू कैश। अगर कैश में पे होता है तो गुड मॉर्निंग अलार्म बज रहे हैं उसके अभी। और अगर कैपिटल में डाला तो एंट्री क्या थी? सॉरी, पार्टनर्स लोन सेटलमेंट की एंट्री क्या थी? अगर कैश में पे किया तो पार्टनर्स लोन टू कैश, कैश में नहीं पे किया तो पार्टनर्स लोन टू कैपिटल। एक घुमा रही हूँ मैं, देखो जमता है क्या? थोड़ा आधा पे थोड़ा, किया तो ये ऐसा ही। आधा ही पे किया। तो आधे इधर कैश में डालेंगे, आधा कैपिटल में डालेंगे। होपलेस। मतलब 1 लाख का लोन था पार्टनर्स लोन, बट हमने उसको 80,000 में सेटल किया। हाँ तो वो डिस्काउंट होता है ना वो, तो कुछ नहीं करेंगे, Hopeless. रिवैल्यूएशन आएगा फिर। हाँ रियलाइजेशन रियलाइजेशन आएगा। नहीं, एक पार्टनर लोन अकाउंट बनाओ छोटा सा टी फॉर्मेट, नन्ना मुन्ना। थैंक यू तेरे जैसे। हाँ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन था लोन का 1 लाख। आपने छोटा बोला उसमें आया इतना समझ नहीं है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 1 लाख। कैश पे किया हमने 2 कैश। इसका बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कौन सी साइड आ रहा है? मैं अभी तक बनाया नहीं, कैपिटल लिख रहा हूँ। तो कैश कितना 2 कैश कितना पे कर रहे हैं हम? 80। अभी अकाउंट टैली हो रहा है क्या? बाय बैलेंस 1 लाख। हाँ, और 2 कैश हमने पे किया 80। ये टैली हो रहा है क्या? अगर आप टैली करने जाओगे तो क्या दिख रहा है? 20,000 कहाँ बच रहा है? डेबिट में। तो इसको कहाँ डालेंगे? रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन 20,000। तो फिर पहले पार्टनर्स का लोन टैली होगा फिर रियलाइजेशन टैली। ऐसे नहीं कर सकते हो कि एक बार टैली कर दिया ओ एक रह entry गया। तो रह गई। ऐसे नहीं कर सकते, लॉस 1,000 से कम होगा 20,000 से। ऐसे कुछ नहीं कर सकते हो आप, याद आएगा। पर ये मैंने आपके टेक्स्ट बुक में देखा नहीं तो 20,000 रियलाइजेशन, पर ये आपको नहीं आता है। डेबिट साइड आएगा। इधर डेबिट है उधर तो उधर क्रेडिट होगा ना। गेन हो गया ना मेरा, हमको 20,000 का लोन कम पे करना। तो सबसे पहले हम पार्टनर्स लोन टैली करेंगे, सबसे पहले रियलाइजेशन टैली करेंगे, उसके बाद हाँ, तो रियलाइजेशन प्रॉफिट लॉस शिफ्ट करेंगे, इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल टैली करेंगे, बैलेंसिंग फिगर को 2 कैश या बाय कैश, जो साइड आ रहा है। 2 कैश आ रहा है तो कैश में बाय By- पार्टनर, बाय कैश आ रहा है तो कैश में 2 पार्टनर, partner। और लास्ट में कैश हमारा टैली टैली हो हो जाएगा। जाएगा। खत्म। नहीं हो रहा है तो उसमें mistake
हाँ, नहीं हो रहा है तो आपने कहीं ना नहीं कहीं फिर आगे आगे का क्वेश्चन करने को वो क्वेश्चन पे डाइवर्ट टैली का कैसे करते हैं? एक बार उस दिन भी बताया, वरी बता रही हूँ। एक बार आपने पूरा सम किया, एक बार टैली करके देखने का, नहीं हो रहा है तो सेकेंड टाइम है ना सिर्फ पोस्टिंग चेक करने का कि सब राइट गई कि नहीं हो रहा है, पोस्टिंग आपने सब चेक की, सब राइट है, A to Z, एक एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट सब चेक करने का, राइट है तो मतलब कैलकुलेशन एरर है, तो एक बार कैलकुलेशन चेक करने का, नहीं हुआ आगे बढ़ जाने का। 3 बार से ज़्यादा एक सम पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर जिसको पहले ही पता है ना कि मैं पागल हूँ, मेरी अनसाउंड माइंड या मेरी कैलकुलेशन में एरर्स होती है, तो वो पूरा कैलकुलेट करने से भी पहले यानी टैली करने से भी पहले एक बार सब पोस्टिंग चेक कर लेना, सही गई है क्या, और पोस्टिंग करके छोड़ देना, पूरा पेपर खत्म करना, लास्ट में आना। ये टैली ने कहते कितने मार्क्स आते हैं? 2 मार्क्स, 6 मार्क्स के लिए। 6 मार्क्स में से 1 मार्क चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? उसका प्लान मेरे को पता चल। बट अगर आपका वो 1 मार्क के पीछे का एक 6 मार्क का सम छूट जाता है तो उसका कुछ यूज नहीं है। हाँ खुद टैली करो जानबूझ के, उसके बाद आगे खुद ही जानबूझ के मत टैली करो। देखो क्या है, कैश एंड बिगनिंग कैश एंड एंड का डिफरेंस लिख दो उधर। 180 मेरा मिनट्स है, उसमें से मुझे 80 मार्क्स का पेपर सॉल्व करना है, तो पर मिनट मेरे पास पर मार्क मेरे पास 2.25 मिनट्स होते हैं, 0.25 को छोड़ दो तो पर 1 मार्क के पीछे मेरे पास 2 मिनट होते हैं। तो 6 मार्क के सम पे मैं मैक्स टू मैक्स कितना दूंगी? 12 मिनट। 12 मिनट से ऊपर चला है, आगे चलो जाओ, पर अगर हरू छोड़ के नहीं, पर आपको समझ में आएगा। ठीक है मेरा यहाँ 2-3 मिनट लैग हो गया, मेरे को आगे फास्ट लेकिन आगे भी टाइम तो लगता ही है। मैंने अभी इस एग्जाम में मेरा बहुत छोटा, मुझे पता है टाइम कम है, लेकिन वो सम करने में टाइम तो उतना लगेगा ही मिनिमम। स्पीड बढ़ाओ ना, अभी जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो क्या जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप ध्यान दोगे कि पर सम मेरा 12 मिनट्स में खत्म होना चाहिए। अभी क्या हो गया ना प्रॉब्लम, ये सारे सम्स आपके है 8 मार्क्स के, उन्होंने उसको कर दिया 6 मार्क्स। अगर मैं मार्क्स कम करूँ तो लॉजिकली मुझे सम का ट्रिकीनेस भी कम करना चाहिए या लेंथ भी कम करनी चाहिए, वो इन लोगों ने कम नहीं किया, बट मार्क्स कम कर दिया। बट कहाँ पे ये हुआ है? कॉलेज के प्रीलिम्स में। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि CBSE ने अगर मार्क्स कम किया तो CBSE बोर्ड को ये समझ में आता है कि उस हिसाब से मेरे को सम भी ईजी बनाना पड़ेगा। 6 मार्क के जितना ही मैं सम रख सकती हूँ, मैं 8 मार्क वाला सम 6 मार्क में नहीं पूछ सकती हूँ। तो फिर मेरे हिसाब से जो भी बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा उसमें एक आधी एडजस्टमेंट ऐसी आनी चाहिए जो ट्रिकी है पूरे सम में, या एडजस्टमेंट सब इजी करके थोड़ा सम लेंदी कर सकते हैं। बट एडजस्टमेंट भी ट्रिकी, सम भी लेंदी, ये एक्सपेक्टेशन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा हम काम नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है क्या बात करूँ? तो एग्जाम में जाने से पहले ये दिमाग में रखना कि मुझे पर सम 6 मार्क्स का मैक्स कितने मिनट दे रहे हैं? 12 से 13 मिनट दे रहे हैं। इसमें क्या होगा ना, पीछे आपके 20 मिनट्स बच जाएंगे। 2.25 मिनट छोड़े ना, नहीं वो रहने दो, रहने 0.25 मिनट छोड़ा है ना, तो वो पर 80 मार्क्स के हिसाब से 20 मिनट आपके पास बच जाएंगे मेरे हिसाब से। चलो MCQ वगैरह पे फिर भी मैंने 2-2 मिनट पकड़े। अगर मेरे हिसाब से गए तो आपके पास 20 मिनट पीछे टैली के लिए बचेगा, तब वापस आने का। फिर से मैं बोल रही हूँ, अगर इतना एग्जाम पेपर है, आपने इतना अटेम्प्ट किया, यानी 80 में से 80 अटेम्प्ट किया, तो आप 75-76 स्कोर करने का सोच सकते हो। मैं तो बोलूँगी आप 80 और 80 ला सकते हो, उतनी हमने मेहनत की है। बट एग्ज़ाम प्रेशर को देखते हुए, और ये 8 का 6 हो गया, और अगर पेपर में वैसा शिफ्ट नहीं आता है तो 80 मार्क्स का 80 अटेम्प्ट करोगे तो 74, 75, 76 में लैंड करोगे। आपका एक 6 मार्क का सम छूट गया, आपने अटेम्प्ट ही 74 किया, तो 69, 68 में ही गिरोगे ना। अटेम्प्ट तो पूरा करो। तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए कि मेरे जितने क्वेश्चंस आए मैंने 100% अटेम्प्ट करने का ट्राई किया। पूरा पेपर लिखना ही ऐसे कि लाइफ में मैं लास्ट टाइम अकाउंट्स 12th स्टैंडर्ड का पढ़ी, तो स्पीड से लिखना है। लास्ट ही है, उसके बाद आप क्या पूछ रहे थे? नहीं वो 0.5 का ही पूछ रहा था, आपने बता दिया ना फिर। दिया अभी पोर्शन पूरा आता है, मतलब लगभग एक मुझे सेकंड, नहीं बंद कर।